पहले थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। इतना सारा पढ़ लिया है तो थोड़े क्वेश्चंस हमको पता होने चाहिए कि आखिर हम जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। थोड़ी देर और वेट करेंगे। ये तो रिकॉर्डिंग है, हम शुरू करते हैं क्लास। पहले 2023 का क्वेश्चन देखते हैं। पहले 2023 का क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये 2023 जीएस पेपर 3 में आया गया सवाल है और क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द चेंजेस, उन परिवर्तनों को बताइए जो क्रॉपिंग पैटर्न में हुए हैं इन इंडिया इन द कंटेक्स्ट ऑफ चेंजेस इन कंजम्पशन एंड मार्केटिंग कंडीशंस। सवाल आपसे कह रहा है कि आपको ये बताना है कि भारत में क्रॉपिंग पैटर्न हम पढ़ के आए हैं। क्रॉपिंग पैटर्न हमारे यहाँ 3 होते हैं, राबी, खरीफ और जायद। हमें इनके बारे में पूरी डिटेल पता है कि ये अक्टूबर के महीने में शुरू होता है। ये सारी पंचायत हम पहले करके आए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुमित, ये सब हम खत्म करके आए हुए हैं ये चीज़। लेकिन इस चीज़ के अलावा जब हम बात करते हैं, वो कह रहा है कि इस पैटर्न में, इस प्रतिरूप में बदलाव देखा गया है, चेंजेस देखे गए हैं। और ये जो चेंजेस हैं, ये जो बदलाव हैं, वो खपत पे आए हैं, कंजम्पशन पे आए हैं। साथ ही साथ बाजार के बदलावों के साथ ये बदलाव आए हैं। इस आंसर को कैसे अटेम्प्ट करेंगे? क्या कंजम्पशन, खपत के साथ क्रॉपिंग पैटर्न में बदलाव आए हैं? जी हाँ, बिल्कुल आए हैं। कैसे? जैसे बासमती राइस की डिमांड बढ़ने के कारण राबी के मौसम में भी चावल उगाया जा रहा है, राबी के मौसम में भी राइस उगाया जा रहा है। एग्जाम्पल पंजाब। और एग्जाम्पल देखिए, राजस्थान में जो प्राकृतिक रूप से केवल और केवल एक मिलेट की जगह है, उस मिलेट की जगह पे भी बासमती राइस उगाया जा रहा है। क्यों उगाया जा रहा है? क्योंकि कंजम्पशन पैटर्न बदल चुका है। और देखिए, ओट्स, ये असल में पहले एक चारे की क्रॉप होती थी। पहले ये एक फॉडर होता था, चारा होता था। लेकिन ड्यू टू जिम कल्चर के बदलाव के साथ अब इसको ज्यादा कल्टीवेशन किया जा रहा है। मार्केटिंग ने कैसे क्रॉपिंग पैटर्न को प्रभावित कर दिया? बिल्कुल कर दिया भाई, मार्केटिंग ने भी पूरा प्रभावित किया है। कैसे किया है? देखिए, नंबर 1, फूड हैबिट्स बदल गई। जैसे डिमांड फॉर रिफाइंड ऑयल, डिमांड फॉर रिफाइंड फ्लोर। रिफाइंड फ्लोर को हिंदी में मैदा कहते हैं। मैदे की मांग बढ़ने के कारण वीट कल्टीवेशन ज्यादा बढ़ने लगा। दूसरा, एमएसपी एंड अशोर्ड बायर। ये सारे क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, लेकिन एक बार बस आज सिर्फ झलकी दे रहे हैं 5-10 मिनट शुरुआत में कि क्या हम इन क्वेश्चनों को देख के अटेम्प्ट कर सकते हैं। एमएसपी सरकार देती है और अशोर मतलब सुनिश्चित रूप से खरीदती है। क्या खरीदती है? 3 ही चीजें खरीदती है बेटा वो। एक होता है वीट, एक होता है राइस और एक होता है पल्सेस। क्योंकि मार्केट में यही 3 चीजें खरीदी जाती हैं, इसीलिए इन्हीं 3 चीजों को उगाया जा रहा है। मार्केट की बात करें, क्योंकि इकोनॉमी के क्वेश्चन है ये, मार्केट की बात करें तो मार्केट में एक और चीज सबसे ज्यादा आती है काम में, वो है हाई प्राइजेस, दामों का ज्यादा होना। और दाम ज्यादा किसके होते हैं? कल ही अपन ने पढ़ा है, हॉर्टिकल्चर के। और इसीलिए हॉर्टिकल्चर का कल्टीवेशन अब ज्यादा होने लग गया है। मार्केट की बात करें तो हमें पता है यूरोपियन मार्केट में या विदेशी मार्केटों में एसपीएस के कारण, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स के कारण हमारा पदार्थ बिकता नहीं है। तो क्या क्रॉपिंग पैटर्न में कोई बदलाव आया इससे? जी हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग होने लग गई।
हमसे तो यही सवाल पूछ रहा है ना कि मार्केट और कंजम्पशन में चेंजेस आने के कारण क्रॉपिंग पैटर्न में क्या बदलाव आया। क्या हम ये बता पाएंगे अब? क्या हम 6 पॉइंट बना पाएंगे इस आंसर में? बताएं मुझे। 3 कंजम्पशन के, 3 मार्केटिंग के, 150 शब्दों का क्वेश्चन है। क्या हम 6 पॉइंट बना पाएंगे कि पारंपरिक रूप से जो चीजें उगाई जाती थी आज उसकी जगह कुछ और उगाया जा रहा है, जिसके पीछे मार्केट और साथ ही साथ हम क्या खाते हैं, खपत किस चीज की है, इसका बहुत बड़ा रोल है। जैसे कई सारे उदाहरणों के साथ आप समझाओगे। ठीक है, हम कराएंगे क्वेश्चन, लेकिन आज की क्लास में सिर्फ बता रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो हम पढ़ चुके हैं, उसको अप्लाई कैसे करना है उस चीज के बारे में बता रहे हैं। ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़िए, फर्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2023 का क्वेश्चन है। स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स बताओ किसके? लैंड रिफॉर्म्स के इंडिया में। आप अपने नोट्स घुमा के देख लो, ये पूरा का पूरा आंसर मैंने आपको नोट्स में दिया हुआ है कि लैंड रिफॉर्म्स की नीड क्या थी, जरूरत क्या थी। निकाल के देख लो, आप नोट्स निकाल के देख लो। अगर आपको लैंड रिफॉर्म्स के ऑब्जेक्टिव्स या नीड ना मिले, बताइए कि लैंड सीलिंग की पॉलिसी, मैंने कराया है लैंड सीलिंग की पॉलिसी ऑन लैंड होल्डिंग कैन बी कंसीडर्ड एज एन इफेक्टिव रिफॉर्म अंडर इकोनॉमिक क्राइटेरिया। लैंड सीलिंग कैसे एक अच्छा रिफॉर्म है इकोनॉमिक क्राइटेरिया या आर्थिक क्राइटेरिया के अंतर्गत। हाउ डज ई टेक्नोलॉजी, नई तकनीक हेल्प करेगी फार्मर्स को इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ये वैसे तो पूरा का पूरा इकोनॉमी का क्वेश्चन है, पूरा का पूरा इकोनॉमी का क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको कल परसों में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा सवाल देखिए। लाइव स्टॉक रेयरिंग, क्या हमने लाइव स्टॉक सेक्टर पढ़ा है? 2 पेज पलटा के देखो, परसों पढ़ा है हमने। बहुत बड़ा पोटेंशियल है उसका, बहुत बड़ा पोटेंशियल है फॉर प्रोवाइडिंग नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम इन रूरल एरियाज। मैंने आपको सिखाया था कि कैसे पोटेंशियल पूछेगा, हमने सिग्निफिकेंस लिखा है, मैंने बताया था कि कैसे इसको पोटेंशियल में बदला जाएगा। डिस्कस सूटेबल एग्जाम्पल्स के साथ बताइए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं मैंने आपको। अगेन पूछा गया रोल ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये बताओ, और साथ में बताओ कि ये सक्सेसफुल क्यों हुए। ये पूरा आंसर आपके नोट्स में है, आप पूरा घुमा के देख सकते हो। ये मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, सबके सब क्वेश्चन आप उसमें ट्राई करो, आप कर सकते हो। जल दक्षता या वाटर यूज एफिशिएंसी से आप क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं कि मिनिमम वाटर, न्यूनतम जल रिक्वायर्ड टू ग्रो 1 kg क्रॉप। 1 किलो फसल उगाने में कितना कम पानी लगे? कम से कम पानी, जितना कम पानी उतनी ज्यादा दक्षता। माइक्रो इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, स्प्रिंकलर और आपका ड्रिप इरिगेशन। ये कैसे वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ा देगा? क्या आपने नोट्स में इनके बेनिफिट्स लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? जल्दी बताइए मुझे, आपने इनके बेनिफिट्स लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? आपने वाटर यूज एफिशिएंसी पढ़ा है और आपने इसके बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, किसके? माइक्रो इरिगेशन के। नोट्स में है आपके बेटा। ये देखिए, नेशनल वाटरशेड प्रोग्राम का एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाने में, वो भी वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज में, वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज में इंपैक्ट बताइए। वैसे तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, फिर भी हमें ये पता है कि वाटरशेड प्रोग्राम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर आ गया है और इस योजना के तहत कुछ नियम लागू लगाए गए हैं, जैसे मोर क्रॉप पर ड्रॉप, प्रति बूंद के साथ अधिक फसल, हर खेत को पानी, हर खेत को पानी, एक्सिलरेटेड इरिगेशन डेवलपमेंट। ये सब मैंने आपको कराया हुआ है, आप चाहो तो नोट्स पलटा के देखते चलो हमने किया है कि नहीं किया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस से आप क्या समझते हैं? ये अभी कुछ दिन बाद समझोगे आप, और ये कैसे फार्मर्स की मदद करता है, 1-2 दिन रुको। हाउ हैज एम्फेसिस ऑन सर्टेन क्रॉप्स, कुछ फसलों पे ज्यादा ध्यान देने के कारण ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न। ये हमने क्रॉपिंग पैटर्न फिर कह रहा है, कुछ फसलों पे ज्यादा ध्यान देने के कारण क्रॉपिंग पैटर्न में रीसेंट पास्ट हालिया समय में क्या बदलाव आया है, इसी संदर्भ में बताना है। इलेबोरेट एम्फेसिस ऑन मिलेट प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। क्यों एम्फेसिस दिया जा रहा है, क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है खुरदरे अनाज को और उसके कंजम्पशन को? बताएं, आप बताएं, आप क्या सोचते हैं?
बहुत दिन हो गए एग्रीकल्चर पढ़ते। आप भी बताएं, आप क्या सोचते हैं इससे? देखो इधर, वो आपसे कह रहा है कि आपने कुछ फसलों पे ज्यादा इम्फेसिस दिया है। इम्फेसिस मतलब कुछ फसलें ऐसी हैं जिनको आपने ज्यादा ही सहायता दे दी है, जितनी नहीं देनी थी, जितनी नहीं देनी थी। कैसे सहायता दे दी है आपने? एमएसपी देके। कैसे सहायता दे दी है आपने? अशोर्ड मार्केट देके, सुनिश्चित बाजार देके। और ये किन दो फसलों की बात कर रहा है? किन दो फसलों के ऊपर ताना मार रहा है कि बेटा तुमने ज्यादा ही ध्यान दे लिया? अगर मान लीजिए आपके घर वालों को, बिल्कुल बिल्कुल सही अनीश, बहुत बढ़िया। चलो कोई एग्जांपल से नहीं समझाते हैं अब। ये ध्यान दे रहा है राइस और वीट पर। हमको पूरी कहानी पता है, हमको ये पूरी कहानी पता है कि राइस और वीट के साथ कितना सहयोग दिया है सरकार ने। ग्रीन रेवोल्यूशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अशोर्ड मार्केट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बफर स्टॉक में खरीदना, बफर स्टॉक में खरीदना। उसके बाद HYV क्रॉप्स। ये कुछ फसलों पे ज्यादा ध्यान दिया गया। वो बोल रहा है इससे क्रॉपिंग पैटर्न में कैसे बदलाव आया। देखिए भाई, ऐसे बदलाव आया कि चावल का एरिया कुछ इस तरीके से बढ़ा, वीट का एरिया कुछ इस तरीके से बढ़ा। ये राइस का एरिया है, पहले कम था, अब ज्यादा से ज्यादा जमीन राइस के अंदर आ गई। और ये वीट का एरिया है, वीट के एरिया में भी ज्यादा से ज्यादा जमीन आ गई। राइस हमारी फर्स्ट क्रॉप बन गई, गेहूं हमारी सेकंड क्रॉप बन गई। ये हमने पढ़ा हुआ है सब, बस अप्लाई करना सीखना है कि कहाँ लगाना है। मसाले हर सब्जी में वही डलते हैं, लेकिन कब डालने हैं, कितने डालने हैं, उससे सब्जी कभी बटर पनीर बनेगी और कभी पनीर मसाला बनेगी। यही आपको सीखना है कि भाई साहब, कंटेंट हमारे पास है, इसको यूज कैसे करना है आंसर में। जब हम आंसर राइटिंग सेशंस करेंगे वो बिल्कुल फ्री रहेंगे आपके लिए यूट्यूब में। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, यूट्यूब में जब भी क्लास होगी एक रिकॉर्डेड लेक्चर आएगा 5-10 मिनट का, वो देख लेना, खुद लिखना आंसर, सीखना, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्रॉपिंग पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है, हमने एक मैप भी देखा हुआ है इसका। मैं पूरा मैप नहीं बना रहा हूँ, लेकिन हमने ये देखा हुआ है कि पहले गेहूं मेजर एरिया ये था, फिर गेहूं का विस्तार कुछ ऐसे हुआ, ये मैंने मैप बनवाया होगा आपको। चावल का मेजर एरिया ये था, उसका विस्तार कुछ ऐसे हुआ, ये मैप बनवाया है मैंने आपको। फिर कह रहा है इस संदर्भ में मिलेट पे फोकस क्यों किया जा रहा है, खुरदरे अनाज पे क्यों फोकस किया जा रहा है। और वो दो चीजों के बारे में बात करता है। एक बात करता है कंजर्वेशन से, संरक्षण से, और दूसरी बात करता है कंजम्पशन से। क्यों मिलेट को उगाने में और उसको खाने में बढ़ावा दिया जा रहा है। इधर देखिए, मिलेट प्रोडक्शन को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है और मिलेट को खाने को क्यों सरकार कह रही है बेटा मिलेट उगाओ और खाओ। वो मिलेट उगाने इसीलिए कह रही है क्योंकि मिलेट क्रॉप रोटेशन या फसल चक्र को स्थापित कर सकता है। यस और नो बताएं, क्या ये गेहूं के बाद एक बार व्हीट उग गया, फिर एक बार मिलेट उग गया, फिर एक बार चावल उग गया, क्या ये रोटेशन को तैयार कर सकता है मिलेट? जी हाँ, कर सकता है। क्या इससे सॉइल हेल्थ अच्छी होगी? बिल्कुल होगी। क्या इससे हम ये कह सकते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन या फसल का विविधीकरण होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। इसीलिए सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। इसीलिए तो सरकार इसको बढ़ावा दे रही है, कोई सरकार को मजा थोड़ी आ रहा है इसको बढ़ावा देने में। प्लस ये ड्राईलैंड एरियाज में भी हो सकता है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में भी मिलेट्स हो सकता है। इसका मतलब है ये इनकम को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को। अच्छा, एक और चीज, ये फूड सिक्योरिटी को भी बढ़ावा देगी, खाद्य सुरक्षा को। ये सरकार बोल रही है उगाने के लिए, खाने के लिए क्यों बोल रही है सरकार मिलेट्स को? सरकार मिलेट्स को खाने के लिए क्यों बोल रही है? भाई खाने के लिए इसीलिए बोल रही है क्योंकि इससे न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मिलती है, पोषण सुरक्षा मिलती है, इससे प्रोटीन, फाइबर मिलता है, इससे हार्ट अटैक का खर्चा, वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो सकती हैं, जो हार्ट अटैक की बीमारियां हैं वो कम हो सकती हैं। ये हमारा एक यूनिक मार्केट तैयार कर सकती है विश्व भर में, और इसीलिए इसका नाम भी दिया गया श्री अन्न। और इसीलिए सरकार खाने के लिए बोल रही है।
सवाल पूछ रहा था आपसे कि बताइए सर्टेन क्रॉप्स के कारण क्रॉपिंग पैटर्न में क्या बदलाव आया। और फिर पूछा उसने कि सरकार मिलेट्स को क्यों बढ़ावा दे रही है। क्या ऐसा क्वेश्चन हम टैकल कर पाएंगे? क्या इस तरीके का क्वेश्चन हम टैकल कर पाएंगे? वो अलग अलग रिवॉल्यूशंस कौन कौन से हैं, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ रिवॉल्यूशंस टुक प्लेस इन एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर में हुए आज़ादी के बाद। हाउ दीज रिवॉल्यूशन हेल्प्ड इन पॉवर्टी एलिविएशन एंड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। वो कुल मिला के आपसे चाह रहा है कि आप एक ग्रीन रेवोल्यूशन बता दो, एक वाइट रेवोल्यूशन बता दो, एक पिंक रेवोल्यूशन बता दो और एक आपका सिल्वर रेवोल्यूशन बता दो। गिनती के मैं आपसे कह रहा हूँ 5 रेवोल्यूशन बता दो, 5। और फिर बता दो कि इसने कैसे गरीबी को कम किया और फूड सिक्योरिटी को। गरीबी को तो ऐसे कम किया भाई, प्रोडक्शन बढ़ गया, मार्केट में डिमांड बढ़ गई, इनकम बढ़ने लगी, रिसर्च बढ़ गया। फूड सिक्योरिटी कैसे बढ़ गई? पहले हमारे पास 102 ग्राम दूध आता था, अब हमारे पास 406 ग्राम एक व्यक्ति के पास दूध है। पहले हमारे पास केवल और केवल 8 मिलियन टन गेहूं होता था, आज हमारे पास 108 मिलियन टन से ज्यादा गेहूं एक साल में होता है। ये सारे डेटा हमारी कॉपी में लिखे हुए हैं, हमको सिर्फ अप्लाई करना है। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन 2018 में पूछा गया। वो मेजर कारण क्या है जिससे गेहूं और चावल के क्रॉपिंग सिस्टम को, व्हाट आर द मेजर रीजंस फॉर डिक्लाइनिंग राइस एंड व्हीट यील्ड। यील्ड क्या होती है? उत्पादन, प्रोडक्शन। क्यों राइस और व्हीट का प्रोडक्शन अब कम हो रहा है और कैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इसमें हमारी मदद करेगा, ये क्वेश्चन हम करेंगे। 2021 में लैंड रिफॉर्म्स, some parts of the country help to improve सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा इस क्वेश्चन को कि कैसे भूमि सुधार ने धरती के या भारत के कुछ भागों में सामाजिक आर्थिक सुधार किए हैं छोटे और सीमांत किसानों के साथ। मैं बिल्कुल सुधार भी नहीं करूंगा, इस क्वेश्चन को बताऊंगा भी नहीं मैं आपको। आपकी कॉपी में एज इट इज लिखा हुआ है। बताइए किस हद तक, हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट माइक्रो इरिगेशन पढ़ा हुआ है हमने, हेल्प इन सॉल्विंग इंडियाज वाटर क्राइसिस, क्या हमने बेनिफिट्स पढ़े हुए हैं? कैसे हेल्प करेगा स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन, वही पूछ रहा है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के साथ क्या चैलेंजेस हैं, ये हम करेंगे अभी। अगेन राइस और व्हीट सिस्टम को सक्सेसफुल बनाने में कौन कौन से फैक्टर्स काम आए हैं, अभी तो मैंने बताया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केट, ग्रीन रेवोल्यूशन, वही सारी चीजें। लेकिन यह सक्सेस हमारे लिए श्राप कैसे बन गया, वही सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल आते हैं। ये पीडीएफ पूरी की पूरी मैं आपको शेयर कर दूंगा ताकि आप इन क्वेश्चंस को देखते रहें। आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। एक बार रिकॉर्डिंग देख लूं हो रही है कि नहीं। हो रही। आइए हमें पढ़ना है एग्रो फॉरेस्ट्री। हमें पढ़ना है एग्रो फॉरेस्ट्री। जो भी टीचर आपको इन्वायरमेंट पढ़ाएगा वो भी बताएंगे एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में, हम भी पढ़ लेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में। कल मैं आपको काफ़ी हद तक समझा चुका था कि आखिर एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होती है। आज हमको सिर्फ एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में लिखना है। ठीक है, चलिए। एग्रो फॉरेस्ट्री इज अ प्रैक्टिस, एग्रो फॉरेस्ट्री इज अ प्रैक्टिस, एग्रो फॉरेस्ट्री इज अ प्रैक्टिस, कृषि वानिकी एक प्रणाली है ऑफ ग्रोइंग एग्रीकल्चर क्रॉप्स, ऑफ ग्रोइंग एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। यह एक प्रणाली है जिसमें कृषि फसलें एवं एग्रीकल्चरल क्रॉप्स
एंड एफॉरेस्टेशन एवं वनीकरण ब्रैकेट में फॉरेस्ट्री वानिकी is performed साइड बाय साइड। कृषि वानिकी वह प्रथा या प्रणाली है जिसमें कृषि फसलें एवं वानिकी एक साथ की जाती है। जनरली सामान्य रूप से फॉरेस्ट्री इज डन अलोंग द बॉर्डर्स। सामान्य रूप से वानिकी अलोंग द बॉर्डर्स ऑफ फार्म खेत के किनारों पर की जाती है। अलोंग द बॉर्डर्स ऑफ फार्म खेत के किनारों पर की जाती है। आगे लिखें। इसमें रेड पेन दिखेगा क्या? अच्छा नहीं दिख रहा है, चलो हटाओ। अकॉर्डिंग टू नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी 2014, अकॉर्डिंग टू नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी 2014, राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति 2014 के अनुसार 2014 agroforestry can become a suitable buffer against extreme climate along with providing ecosystem services providing ecosystem services like carbon storage like carbon storage biodiversity management biodiversity management soil management soil management and preventing desertification and preventing desertification कृषि वानिकी कृषि वानिकी एक बेहतर विकल्प बन सकती है चरमोत्कर्ष जलवायु परिवर्तन के साथ साथ अन्य पारिस्थितिकी सेवाएं जैसे कार्बन भंडारण जैव विविधता संरक्षण मृदा प्रबंधन एवं मरुस्थलीकरण को रोकने में
मरुस्थलीकरण को रोकने में। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था। आइए हेडिंग डालें, बेनिफिट्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। बेनिफिट्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। सबसे पहला बेनिफिट तो बेटा, जब भी कभी आप ऐसी चीजें लिखो तो हमेशा याद रखें कि कोई भी चीज का ना एक सीक्वेंस होता है। जैसे आपने कभी भी अपना माई सेल्फ लिखा होगा स्कूल में, तो हम कभी ऐसे लिखते हैं क्या? हम हमेशा ऐसे लिखते हैं ना, नेम, फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके बाद हमारी एज, फिर उसके बाद एड्रेस, इस तरीके से लिखा जाता है। कभी आपने ऐसे लिखा कि आपको माई सेल्फ पूछा गया और आप सबसे पहले लिख रहे हो कि हमारी एज इतनी है, हमारे फादर का नाम ये है, और नाम सबसे आखिरी में लिख रहे हो अपना? ऐसा कभी नहीं होता। इसीलिए जब भी कभी कोई चीज पूछी जाती है तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि आखिरकार इसको करने के लिए सरकार क्यों बोल रही है। एग्रो फॉरेस्ट्री का मेन जो रीजन है करने का वो इन्वायरमेंटल है। इस बात को समझिए कि यह इन्वायरमेंटल रीजन है। तो सबसे पहला बेनिफिट लिखेंगे, सबसे पहला बेनिफिट लिखेंगे, स्टेप अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। स्टेप अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कदम। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कदम। अब ये स्टेटमेंट लिखें, फिर ये क्या है ये आपको 5 मिनट बाद समझ में आएगा। एग्रो फॉरेस्ट्री, कृषि वानिकी, इंक्रीज कार्बन सिंक, इंक्रीज कार्बन सिंक, देयरफॉर help to achieve the target of 1.5 degree Celsius to 2 degree Celsius rise under Paris Agreement. Under Paris Agreement. एग्रीमेंट है, पूरा लिखना। कृषि वानिकी कार्बन सोखने में प्रयोग, कार्बन सोखने में सहायक है, कार्बन सोखने में सहायक है। व्हाट इज मीन बाय कार्बन सिंक? कार्बन सिंक क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज, मान लीजिए कोई भी ऐसी चीज, एनीथिंग, जो जितना कार्बन रिलीज करती है उससे ज्यादा वो सोख लेती है। कहीं बाजू में लिख लेना, जितना कार्बन छोड़ती है, रिलीज करती है, उससे ज्यादा वो सोख लेती है, उससे ज्यादा सोख लेती है, उसको हम कार्बन सिंक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, वो 30 ग्राम कार्बन रोज छोड़ता है, लेकिन वो 100 ग्राम कार्बन को सोख लेता है। हम कहेंगे ये 70 ग्राम कार्बन रोज सोखता है। माइनस करोगे इसको तो 70 आएगा। हम कहेंगे ये कार्बन सिंक है, ये कार्बन सिंक है। और पेड़ पौधे हमेशा ही कार्बन सिंक होते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा कार्बन को सोखते हैं। और आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब है कि वो गैस कभी हमेशा क्या करती है, गर्मी को बढ़ाती है। और इसीलिए जब आप पेड़ लगाओगे तो उससे गर्मी को कम किया जा सकता है, जलवायु परिवर्तन को कम किया जा सकता है। पहला स्टेप ये था। अब कई लोगों को ये लग रहा होगा ये पेरिस एग्रीमेंट क्या है और ये टारगेट क्या है, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूं। मैं एनवायरमेंट नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, इसी बहाने आपको ये भी पता चल जाएगा कि मैं एनवायरमेंट कैसे बताऊंगा। अब इसे इतना समझिए कि एक रिपोर्ट आई थी बहुत समय पहले, 1987 के आसपास, यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट का नाम था बर्नटलैंड कमीशन। एक कमीशन बनाई गई और उसने अपनी रिपोर्ट दी। और इस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया ये बता के कि क्लाइमेट चेंज एक बड़ी समस्या है, जलवायु परिवर्तन एक बड़ी समस्या है और आपको सतत विकास के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो 87 में ये रिपोर्ट आती है और पूरे दुनिया के लोग घबरा जाते हैं, अरे अरे पूरी दुनिया पिघल जाएगी, पानी में डूब जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो उन लोग 1992 में ब्राजील के रियो नाम की जगह पे मिलते हैं। रियो डी जेनेरियो नाम की एक जगह पे इन लोग मिलते हैं। दारू पार्टी करने के लिए नहीं, दुनिया बचाने के नाम पे मिलते हैं, जो सिर्फ नाम के लिए बचा रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं लेकिन मिल रहे हैं। यहाँ पे बहुत बातचीत होती है।
बोलते हैं अरे अरे दुनिया में 3 बड़ी समस्याएं हैं। पहली क्लाइमेट चेंज, दूसरी क्लाइमेट चेंज से बर्बाद होने वाली बायोडाइवर्सिटी, जानवर मर रहे हैं, डायनासोर खत्म हुए थे अब बाकी लोग भी खत्म हो रहे हैं, और तीसरी समस्या है डेजर्टिफिकेशन, पूरी दुनिया की जमीन डेजर्ट बनती जा रही है, सूखती जा रही है। बोले ठीक है, 3 कमीशन बना लो, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कमीशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पे समझौता बनाया एक। बोले और क्या बना लें? बोले यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, यूएनसीबीडी बना लो। और क्या बना लें? बोले एक बना लो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थल रोकथाम के लिए समझौता कर लो, जैव विविधता को, जानवरों को बचाने के लिए समझौता कर लो, और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए समझौता कर लो। ये 3 समझौते हुए, कभी कब हुए? 1992 में। पृथ्वी को बचाने के लिए समझौते किए गए, इसीलिए इसको आज अर्थ समिट कहा जाता है। इसीलिए इसको आज अर्थ समिट या अर्थ पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। एमपीपीएससी का सबसे कठिन सवाल यही बनता है। अब ये जो था क्लाइमेट चेंज वाला, इसको जिस जिस लोग ने साइन किया ना, ये यूएनएफ ट्रिपल सी जो बला थी, यूएनएफ ट्रिपल सी, इसको जिस जिस लोग ने साइन किया, जिस जिसने इस कागजात पे साइन किए, इन लोगों ने बोला यार हम हर साल मिलेंगे, हमें हर साल पार्टी करनी है। बोले ठीक है मिल लो। तो हर साल इन लोग मिलते हैं, किसी अलग अलग जगहों पे पार्टी करने मिल रहे हैं ना, तो एक ही जगह पे मिलेंगे तो बोर हो जाएंगे, तो हर साल अलग अलग जगहों पे पार्टी करते हैं, हर साल मिलते हैं, और इनकी पार्टी को कहा जाता है कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इन लोग पार्टी करते हैं। ऐसे आपने सुना होगा COP1, COP2, अभी 2028 में आपके साथ हुआ है COP28, COP28 हुआ है दुबई में। तो अलग अलग कॉप में मिलते हैं। इसी प्रकार से इन लोग एक बार मिल गए COP15 में, एक बार इन लोग, सॉरी सॉरी सॉरी, इन लोग मिले COP21 में, और वो हुई थी पेरिस नाम की एक जगह में, और ये साल था 2015। इन लोगों से कुछ नहीं हो रहा था, इतने बेशरम लोग थे, इनसे कोई काम नहीं हो रहा था, लेकिन इन लोग पेरिस में मिले। पेरिस में रिपोर्ट रिपोर्ट देखी तो एकदम घबरा गए। पेरिस में बोला गया कि आपको समझौता करना ही पड़ेगा। तो पेरिस में इन लोगों ने बोला ठीक है हम समझौता करते हैं कि 2100 तक, जैसे आज अभी 2024 चल रहा है, 2025 आएगा, 2100 तक, 2100 तक अधिकतम तापमान जो बढ़ना चाहिए वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए। ये समझौता कब किया गया? पेरिस वाली पार्टी में किया गया जो 2015 में हुई थी। अब बोले इस समझौते को लागू कैसे करेंगे? बोले कुछ लागू नहीं करना है, सबको कार्बन डाइऑक्साइड कम करनी है, सबको मीथेन कम निकालना है, कुल मिला के ग्रीन हाउस गैसेस को कम निकालना है, यही समझौता है बस। क्या इतना सी बात समझ में आई है समझौते की कि पेरिस एग्रीमेंट के तहत, अब ये भी पता हो गया पेरिस एग्रीमेंट किस में आता है, यूएनएफ ट्रिपल सी। बाकी कभी मौका मिलेगा तो और डिटेल पढ़ाएंगे। समझ में आया अभी? सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, सॉइल कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण, सॉइल कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण। एग्रोफॉरेस्ट्री प्रिवेंट, एग्रोफॉरेस्ट्री प्रिवेंट सॉइल इरोजन, एग्रोफॉरेस्ट्री प्रिवेंट सॉइल इरोजन। कृषि वानिकी मृदा अपरदन को रोकती है, प्रिवेंट सॉइल इरोजन। मेंटेन नेसेसरी मॉइस्चर, मेंटेन नेसेसरी मॉइस्चर इन द सॉइल, आवश्यक नमी मृदा में बनाई रखती है। देयरफॉर अवॉइड डेजर्टिफिकेशन, अतः यह मरुस्थलीकरण को रोकती है। अवॉइड डेजर्टिफिकेशन, यह मरुस्थलीकरण को रोकती है। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जैव विविधता संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जैव विविधता संरक्षण। कैसे जैव विविधता संरक्षण करती है भाई? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कैसे करती है?
एग्रो फॉरेस्ट्री कृषि वानिकी इंक्लूड्स क्रॉप्स ऑफ वेरियस कैटेगरीज, वह विभिन्न प्रजातियों के फलों को, कृषि वानिकी विभिन्न प्रजातियों के पेड़ों को लगाने में सहायक है। एग्रो फॉरेस्ट्री इंक्लूड क्रॉप्स नहीं बेटा, ट्रीज कर लेना, ट्रीज ऑफ वेरियस स्पीशीज, विभिन्न प्रजातियों के पेड़ों को लगाने में सहायक है, कॉमा, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट बर्ड्स, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स बर्ड्स, यह चिड़िया को संरक्षित करती है। फोर्थ पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार निर्माण, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार निर्माण। वास्ट टिम्बर रिक्वायरमेंट, बड़ी मात्रा में लकड़ी की आवश्यकता को वास्ट टिम्बर रिक्वायरमेंट, विच इज करेंटली, जो वर्तमान में, फुलफिल्ड बाय ट्रेडिशनल फॉरेस्ट, जो वर्तमान में पारंपरिक वनों से पूर्ण होती है, कितने परसेंट मांग इन वनों से पूर्ण हो रही है? 65% तक। कैन बी, वास्ट टिम्बर रिक्वायरमेंट विच इज करेंटली फुलफिल्ड बाय ट्रेडिशनल फॉरेस्ट, वर्तमान में लकड़ी की बड़ी मांग जो अभी पारंपरिक वनों के द्वारा पूर्ण हो रही है, कैन बी फुलफिल्ड बाय एग्रो फॉरेस्ट्री, वह कृषि वानिकी के द्वारा पूरी की जा सकती है। कैन बी फुलफिल्ड बाय एग्रो फॉरेस्ट्री, वह कृषि वानिकी के द्वारा पूर्ण की जा सकती है। देयरफॉर न्यू एवेन्यूज, अतः नए अवसर पैदा करती है। फिफ्थ पॉइंट, फॉरेस्ट टारगेट्स, वन लक्ष्य। किसी को पता है क्या यहाँ पे कि देश में कुल कितने % फॉरेस्ट होना हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की जिम्मेदारी है, बोला गया उसके द्वारा? बताएं। अच्छा, कोई जुड़ा भी है क्लास में कि संडे सोच के सब गायब हो गए हैं? जरा थम्स अप करो, कौन कौन जुड़ा है क्लास में? सुहानी, कुहू और सुमित, ठीक है। फॉरेस्ट टारगेट्स नहीं पता है, कोई बात नहीं, हम देखते हैं। असल में हमारे देश ने एक पॉलिसी बनाई जिसको कहा गया नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, राष्ट्रीय वन नीति। उसमें कहा गया कि अगर आपके देश में कुल 100 एकड़ जमीन है ना, तो इस 100 एकड़ जमीन में 33 एकड़ जमीन में जंगल होना चाहिए। ये डिमांड है, ये फुलफिल होनी चाहिए। और जब ये डिमांड रखी गई, इसका मतलब एग्रो फॉरेस्ट्री करके हम इस जंगल को पूरा कर सकते हैं। आज हमारे पास कितने फॉरेस्ट हैं? 25.14, मतलब 100 एकड़ में 25.14 एकड़ जमीन हमारी जंगल में है। होनी कितनी चाहिए? 33%। तो एग्रो फॉरेस्ट्री से मदद मिलेगी क्या? जी हाँ, बिल्कुल मिलेगी। इट कैन हेल्प टू फुलफिल
टारगेट्स ऑफ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, यह राष्ट्रीय वन नीति के लक्ष्य की पूर्ति में सहायक हो सकता है। पॉलिसी ऑफ अचीविंग 33% फॉरेस्ट प्रेजेंट 25.14%। यह राष्ट्रीय वन नीति के 33% जंगल या 33% वन के लक्ष्य की पूर्ति में सहायक हो सकता है, जो वर्तमान में केवल 25.14% है। सिक्स्थ, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, आर्थिक लाभ। अल्टरनेटिव ऑब्लिक पैरेलल इनकम टू फार्मर्स, किसानों को समांतर आय के अवसर पैदा करेगी। एग्जाम्पल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, प्रसंस्करण उद्योग, डैश मैच स्टिक, माचिस। किसान अपने खेत में जंगल उगा रहा है, फिर उसी को बेच रहा है माचिस बनाने वाली कंपनी को, और फिर वहां से ज्यादा पैसे कमा रहा है। ये सिर्फ एक उदाहरण है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स, पैरेलल इनकम मिलेगी। 7वां पॉइंट, सोशल बेनिफिट्स, सामाजिक लाभ। हेल्प टू रिड्यूस पॉवर्टी, गरीबी को कम करने में सहायक होगी। हेल्प टू रिड्यूस पॉवर्टी, गरीबी को कम करने में सहायक होगी। एग्जाम्पल सुपारी कल्टीवेशन। सुपारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पान कल्टीवेशन। सुपारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में सुपारी एवं पान की कृषि करना। बीटल नट, मेरे ख्याल से इसको कुछ आर्कियो नट करके कुछ बोलते हैं। सर्च करना क्लास के बाद सर्च करना। सामाजिक लाभ, गरीबी को मिटाने में सहायक होगा। 8th, मेडिसिनल यूज, औषधीय लाभ। थ्रू फॉरेस्ट्री ऑफ, किसकी फॉरेस्ट्री करेंगे? तुलसी, अश्वगंधा, एक्सेट्रा। मेडिसिनल यूज है ये। वानिकी के माध्यम से तुलसी, अश्वगंधा जैसे पौधों को लगाना। 9th और लास्ट पॉइंट, कल्चरल यूज, सांस्कृतिक महत्व। थ्रू रिलीजियस ट्रीज। कौन से पेड़ हैं भाई ऐसे हमारे धार्मिक पेड़? बरगद, बेनियन, पीपल, एक्सेट्रा। ये हमारे लाभ खत्म होते हैं यहाँ पे। हानि कुछ नहीं है इसमें, लाभ ही लाभ है।
एग्रो फॉरेस्ट्री की कोई हानि नहीं है, लेकिन चैलेंजेस जरूर हैं कुछ। एग्रो फॉरेस्ट्री के कुछ चैलेंजेस जरूर हैं। जैसे चैलेंजेस क्या हैं? बहुत डिटेल में नहीं पता होना चाहिए, ज्यादा सवाल नहीं पूछता है, लेकिन चैलेंजेस फिर भी, समस्याएं कम से कम चार पांच तो पता हो कि एक आंसर तो बना पाए। सबसे पहले लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग मिनिस्ट्रीज। विभिन्न मंत्रालयों में, विभिन्न मंत्रालयों में सामंजस्य की कमी। इतना ही पॉइंट हम लिखेंगे। अगर आपको और लिखना है कि आप भूल जाओगे तो आप ये लिखो, फिर मैं समझा रहा हूं आपको, जो लगे आप इसमें लिखना। असल में क्या होता है, जब एग्रीकल्चर खेत में फॉरेस्ट्री करनी होती है तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर होती है, कृषि मंत्रालय होता है। जब अर्बन एरियाज में खेती करनी होती है, अर्बन एरियाज में फॉरेस्ट लगाने होते हैं, जैसे आप कई जगह देख रहे होगे कि ये सड़क है और सड़क के किनारे बड़े बड़े पेड़ लगाए जा रहे हैं। अभी जो अपनी एकेडमी के पास आप देखो नया वो बना है, फ्लाईओवर बना है, उसका जो डिवाइडर है वो इतना चौड़ा रखा गया है। देखा है आपने डिवाइडर, इतना चौड़ा रखा गया है डिवाइडर, और उस पूरे में अच्छे पेड़ लगाए गए हैं काफी सारे। अब इस चीज का डिपार्टमेंट तो भाई मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का है। बिल्कुल बिल्कुल, रानीताल वाले की बात कर रहा हूं मैं। इस वाले को आप देखो, शहरी वाले का जो काम है वो तो गृह एवं शहर विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फिर मनरेगा के अंदर भी, मनरेगा के अंदर भी काम करवा के एग्रो फॉरेस्ट्री करवाई जा रही है, लेकिन मनरेगा तो मॉस्पी के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एवं प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए जो मंत्रालय बनाया गया है मॉस्पी, ये वही आंकड़े, जो आंकड़े वगैरह कलेक्ट करता है वो मंत्रालय है। इन तीनों के बीच में कभी भी सामंजस्य नहीं बैठ पाता, कोई कुछ काम कर रहा, कोई कुछ काम कर रहा। तो ये पहला चैलेंज है। डिफरेंट मिनिस्ट्रीज ओवरटुक द मैटर ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री एंड देयरफॉर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। विभिन्न मंत्रालय कृषि वानिकी का कार्यभार संभालते हैं और इसीलिए इसीलिए सामंजस्य नहीं बैठ पाता। हाई मोर्टेलिटी ऑफ प्लांट्स, हाई मोर्टेलिटी ऑफ प्लांट्स, पौधों का शीघ्र मर जाना या मृत्यु हो जाना। मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु। आपको पता है शिवराज सिंह चौहान ने, ये एग्जाम्पल लिख लेना वहीं पे कहीं, या नाम मत लिखो, नाम नहीं लिखते हैं जनरली। एमपी गवर्नमेंट प्लांटेड मोर देन 5 लाख ट्रीज। मध्य प्रदेश सरकार ने 5 लाख से अधिक पेड़ लगाए थे, बट ओनली 1000 आर अलाइव्ड। मध्य प्रदेश सरकार ने 5 लाख पेड़ लगाए थे, लेकिन पेड़ लगाना हमारे देश में ना आजकल, आज के समय, केवल और केवल एक पब्लिसिटी स्टंट हो गया है। पेड़ लगाते हैं, पोस्टर के साथ फोटो खिंचवा लेते हैं, और उसके बाद उसका कुछ नहीं होता, वो पेड़ वहीं मर जाते हैं। तीसरी प्रॉब्लम, स्मॉल फार्मर्स आर नॉट इंटीग्रेटेड। छोटे किसानों को एकीकृत नहीं किया गया। स्मॉल फार्मर्स आर नॉट इंटीग्रेटेड। केवल बड़े बड़े खेतों में ही आप एग्रो फॉरेस्ट्री कर रहे हो, छोटे किसानों में एग्रो फॉरेस्ट्री नहीं कर रहे हो। और ये चैलेंज क्यों है? क्योंकि आपको आंकड़ा पता है कि 83.2% किसान कौन सा है, वो तो छोटा ही है, वो तो छोटा ही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, रिस्ट्रिक्शन इन हार्वेस्टिंग सर्टेन ट्रीज। कुछ पेड़ों की कटाई में प्रतिबंध होना। जैसे आप मान लीजिए टीक का पेड़ उगा रहे हैं, एग्जाम्पल
आपने सागौन का पेड़ उगा लिया, एग्जाम्पल टीक, साल, सैंडलवुड, चंदन का पेड़ उगा, आप अपनी जमीन पे रहे हो, सब कुछ आप खुद कर रहे हो, लेकिन अगर ये पेड़ रजिस्टर हो चुका है तो अब इसको आप काट नहीं सकते। तो भाई बंदा क्यों उगाएगा फिर, वो क्यों मेहनत करेगा? बड़ी समस्या है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लार्ज ट्रीज, बड़े पेड़ों के ट्रांसपोर्टेशन को क्या बोलते हैं, परिवहन में कॉज, क्या हो रहा है इसके कारण, कॉज हाई कॉस्ट, बड़े पेड़ों के परिवहन में अधिक दाम एवं परेशानी आती है, एंड डिफिकल्टी, एंड डिफिकल्टी, बड़े पेड़ों को इधर से उधर ले जाने में डिफिकल्टी आती है। लैक ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट मतलब लोन, लिख लेना ब्रैकेट में लोन। अभी इकोनॉमी नहीं पढ़ा है तो पता चला क्रेडिट का मतलब समझ में नहीं आ रहा। अच्छा रुको, क्रेडिट सिंपल क्रेडिट मत लिखो, लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, संस्थागत ऋण की उपलब्धता ना होना, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। क्या फर्क होता है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट और नॉर्मल क्रेडिट में, संस्थागत क्रेडिट में और नॉर्मल क्रेडिट में? इतना समझ लो बस, आप पनवाड़ी के यहाँ से 10,000 रुपये उधार लेके आए, वो नॉर्मल क्रेडिट है। आप एसबीआई से 10,000 रुपये उधार लेके आए, वो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है। मेरे ख्याल से आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। आप अपने पड़ोस वाले साहूकार से पैसा लेके आए 10% ब्याज पे, वो सिर्फ क्रेडिट है, वो सिर्फ लोन है। लेकिन अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेके आए तो हम उसको संस्थागत ऋण कहेंगे। ठीक है, क्या कुछ कदम उठाए गए सरकार के द्वारा? जी हाँ, उगाए गए, वो उठाए गए। क्या कदम उठाए गए सरकार के द्वारा? नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी, अभी बताया था 2014 की, राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति 2014 की। इसने क्या किया? सबसे पहले स्वतंत्र इंडिपेंडेंट नेशनल, राष्ट्रीय एग्रो फॉरेस्ट्री बोर्ड बना दिया, राष्ट्रीय एग्रो फॉरेस्ट्री बोर्ड बना दिया, टू प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य बिठाने के लिए अलग अलग मंत्रालयों में बातचीत अच्छी हो सके, इसीलिए उसने नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री बोर्ड स्टैब्लिश कर दिया। इस फॉरेस्ट्री ने या इस मिशन ने स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को इंक्लूड कर लिया, स्मॉल एंड, छोटे एवं सीमांत किसानों को, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इंक्लूडेड। जो समस्याएं आ रही थी उसका समाधान ये कर रहा है। और लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट इधर लिख रहा हूं मैं, कन्वर्ज्ड, कन्वर्ज्ड मनरेगा विद एग्रो फॉरेस्ट्री, कन्वर्ज्ड मनरेगा विथ एग्रो फॉरेस्ट्री, मतलब मनरेगा में जो रोजगार दिया जाएगा वो उसको कृषि वानिकी के साथ किया जाएगा। इसी के साथ एग्रो फॉरेस्ट्री खत्म होती है। ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री यहीं पे खत्म होती है। क्या हम आगे बढ़े, क्या हम आगे बढ़े, एक बार घुमा लो जल्दी से 1 मिनट में। आइए, हेडिंग डालेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अनुबंध कृषि।
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अनुबंध कृषि। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? दो लोगों के बीच में जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। मेरे पास 10 एकड़ जमीन है, मान लो 10 एकड़ जमीन है, और मैं खेती करता हूं पटैटो की, मैं आलू की खेती करता हूं। लेस कंपनी का मालिक, जिसको सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वालिटी का आलू लगता है, सिंगल क्वालिटी का आलू लगता है, और उसका नाम है G4 क्वालिटी का आलू। लेस कंपनी का मालिक, जिसको सिर्फ और सिर्फ G4 क्वालिटी का आलू लगता है, यह बंदा, यह लेस कंपनी का मालिक मेरे पास आता है और वो मुझे कहता है, क्या आदित्य जी, आप हमारी ये डिमांड फुलफिल कर पाओगे? हमको 100 किलो G4 आलू चाहिए, जिसका आकार लगभग लगभग ये साइज का होना चाहिए, जिसकी गुणवत्ता G4 होनी चाहिए, जिसमें केमिकल का परसेंटेज 20% से कम होना चाहिए। ये ज़माने भर की शर्तें इसमें लिखी हुई हैं, और साथ ही साथ अगले पन्ने में लिखा हुआ है कि अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट में साइन करते हो तो तुमको इस फसल को बेचने पर एक निश्चित दाम मिलेगा, जो होगा 40 रुपए 1 किलो का। 40 रुपए 1 किलो का दाम निश्चित रूप से मिलेगा। किसान इसको साइन करता है और फिर वह इस लेस कंपनी के मालिक की डिमांड फुलफिल करने के लिए अपने खेत में काम करता है। इस टाइप की खेती को हम अनुबंध कृषि या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। मुझे बताइए, क्या इतनी सी बात समझ में आई? इतनी सी बात समझ में आई। अब इसमें फायदा क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट में साइन हो चुका है कि 40 रुपए में देंगे आलू, फिर चाहे आलू 10 रुपए किलो ही क्यों ना हो जाए मार्केट में, किसान को क्या दाम मिलेगा? क्योंकि लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका है लेस वाला। बिल्कुल ठेका देना, बिल्कुल सही कहा सोनी, बिल्कुल ठेका देने के जैसा ही है। ठीक है, तो लिखें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है। यूपीएससी ने पूछा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और लैंड लीजिंग से, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन फार्मर एंड अ बायर, फार्मर एंड अ बायर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, फुल स्टॉप। कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड, कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड स्पेसिफिकेशंस, स्पेसिफिकेशंस लाइक साइज, क्वालिटी, प्राइस, एक्सेट्रा। यह एक ऐसी कृषि प्रक्रिया है जिस जो किसान एवं कृषि उत्पाद के खरीदार के बीच, यह एक ऐसी प्रक्रिया है, यह एक ऐसी कृषि प्रक्रिया है जो किसान एवं कृषि उत्पाद खरीदार के बीच अनुबंध स्थापित करती है, अनुबंध स्थापित करती है। अनुबंध के अंतर्गत, अनुबंध के अंतर्गत दाम, गुणवत्ता, आकार इत्यादि चीजें आती हैं। दाम, गुणवत्ता, आकार इत्यादि चीजें आती हैं। क्यों जरूरत पड़ रही है? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि कॉन्ट्रैक्ट करके खेती करनी पड़ रही है? खुद से नहीं कर पा रहे थे क्या खेती? फार्मर्स डू नॉट गेट फेयर प्राइस, किसानों को उचित दाम नहीं मिलता। फार्मर्स डू नॉट गेट फेयर प्राइस, किसानों को उचित दाम नहीं मिलता। तो अब मिलने लगेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिख गया है दाम क्या है। लैक ऑफ प्रॉपर प्रॉपर मार्केट एक्सेस, प्रॉपर मार्केट एक्सेस, उचित बाजार से संपर्क कम है। और अब क्या हो रहा है? मार्केट खुद चल के तुम्हारे घर आ रहा है, मार्केट खुद चल के तुम्हारे घर आ रहा है।
लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, कृषि में निवेश कम है। आप लोग केक का ऑर्डर देके आते हो, केक का या ड्राई क्लीन का, किसी भी चीज का ऑर्डर देके आते हो, तो आपसे वो आधा पैसा पहले भरवा लेता है ना। कभी दे के आयो केक एक का ऑर्डर, तो वो आधा पैसा आपसे पहले भरवा लेता है। तो लेस वाला भी तो आधा पैसा इसको पहले दे देता होगा, मतलब कृषि में निवेश कर सकता है। और इसी कॉन्ट्रैक्ट को दिखा के, यही कॉन्ट्रैक्ट दिखा के वो लोन भी ले सकता है, क्योंकि लेस की कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है भाई, मजाक थोड़ी है। क्या पॉजिटिव्स हैं इसके? व्हाट आर द पॉजिटिव्स? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लाभ क्या क्या है? पहला लाभ, इट रिड्यूस इंटरमीडियरीज, यह बिचौलियों का उन्मूलन कर देता है। इट रिड्यूस इंटरमीडियरीज, यह बिचौलियों का उन्मूलन कर देता है। डायरेक्ट भाई जिसकी कंपनी है, लेस की कंपनी है, वो खुद आके तुमसे कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, बीच का कोई बिचौलिया तो बेच नहीं रहा उसको आलू। देयरफॉर फाइनल प्राइस, अंतिम दाम, फाइनल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद का अंतिम मूल्य कम होता है, इज लेस, देयरफॉर कंज्यूमर बेनिफिटेड, अतः उपभोक्ता को लाभ होता है। उपभोक्ता कौन है? अपन, जो लेस का चिप्स खाने जाएंगे। आपने कभी देखा है, अब तो बिग बाजार बंद हो गए, ये रिलायंस डिजिटल वाले, रिलायंस के स्मार्ट बाजार वाले, ये हमको बाजार से 1-2 रुपए कम में देते हैं सामान। कैसे दे देते हैं ये? कैसे पॉसिबल है ये? बाजार से 1-2 रुपए कम में देते हैं, यहां तक कि, जस्ट अ मिनट, ये बाजार से 1-2 रुपए कम में हमको देते हैं, और उसका सिंपल रीजन है कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सीधे किसानों से खरीद लेते हैं। ठीक है, तो हमको बेनिफिट होगा, हमको लाभ होगा। नंबर 2, हायर यील्ड्स ड्यू टू बेटर इनपुट, ड्यू टू बेटर इनपुट्स, बेहतर बीज एवं निवेश के कारण उत्पादन अधिक होता है। हायर यील्ड्स ड्यू टू बेटर इनपुट, दिया ना, लेस वाले ने पैसा दिया, इसलिए तो हम निवेश कर पाए, बेहतर हमारा इनपुट था तो अच्छा हमारे पास प्रोडक्ट भी निकल के आया। हाई इनकम टू फार्मर्स, किसानों की आय में बढ़ोतरी। हाई इनकम टू फार्मर्स, किसानों की आय में बढ़ोतरी। हाई इनकम टू फार्मर्स। फोर्थ, कंपनीज गेट क्वालिटी प्रोडक्ट, कंपनीज गेट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, कंपनियों को गुणवत्तापूर्ण पदार्थ मिलते हैं। देयरफॉर मोर प्रोडक्शन, अतः ज्यादा उत्पादन होगा। कहाँ पे? इंडस्ट्रीज में। मोर प्रोडक्शन इन इंडस्ट्रीज, जो कंपनियां जितना अच्छा उसको सामान मिलेगा, उतना वो ज्यादा इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट करेगी। हेंस, अतः इस प्रोडक्शन को करने के लिए उसको लगेंगे इंसान, और हम लिखेंगे हेंस इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, अतः वह रोजगार को बढ़ाएगी। इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। फिफ्थ बेनिफिट क्या है? रिड्यूस फूड वेस्टेज, यह खाने की बर्बादी को कम करेगा। रिड्यूस फूड वेस्टेज, यह खाने की बर्बादी को कम करेगा। एज, क्यों कम करेगा? क्योंकि कंपनीज के पास तो अपने स्टोरेज होते हैं। एज कंपनीज हैव स्टोरेज फैसिलिटी, क्योंकि कंपनीज के पास स्टोरेज फैसिलिटीज होती है, भंडारण व्यवस्था होती है।
लास्ट पॉइंट। अब एक मुझे बात बताओ, जब किसान ने पहले ही समझौता कर लिया है कि वो लेस कंपनी वाले को या केएफसी कंपनी वाले को या किसी बड़े उद्योग वाले को अपना सामान बाजार से अच्छे दाम पे 40 रुपए पे दाम पे बेच रहा है, तो क्या सरकार को, क्या मोदी जी को एमएसपी में पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा कि कम? जल्दी बता दो यार, जल्दी से। एमएसपी पे पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा कि कम? बिल्कुल सही सुहानी। अगर मोदी जी को एमएसपी पे कम पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो हम कह सकते हैं कि यह सरकार का जो वित्तीय घाटा होता है, बजट डेफिसिट होता है, फिस्कल डेफिसिट होता है, उसको कम करने में हेल्प करेगा। इट हेल्प टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट अगर आपको ना समझ में आए तो बजट डेफिसिट लिख लेना, वो भी काम चल जाएगा, सेम ही वर्ड है। इकोनॉमी में फिस्कल शब्द यूज होता है। इट हेल्प टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट बिकॉज ऑफ लेस एक्सपेंडिचर, बिकॉज ऑफ लेस एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, ऑन एमएसपी। एमएसपी में कम खर्च होने के कारण यह सरकार के वित्तीय घाटे को कम करेगा, यह सरकार के वित्तीय घाटे को कम करेगा। लेकिन क्या ये इतना ही अच्छा है तो सब लोग यही क्यों नहीं कर लेते हैं? क्योंकि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या डिसएडवांटेजेस हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के? नंबर वन, इट जनरली, सामान्य तौर पे, एक्सक्लूड्स स्मॉल फार्मर्स, एक्सक्लूड्स स्मॉल फार्मर्स, या छोटे किसानों को अलग करती है या शामिल नहीं करती। लेस देन 5 हेक्टेयर्स, 5 हेक्टेयर से कम भूमि क्षेत्र वाले किसानों को अलग कर देती है ये। मतलब जिनके पास छोटी जमीन है वो लोग इसमें अनुबंध नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सेकेंड चैलेंज, नो इंश्योरेंस। इस केस में कंपनी इंश्योरेंस नहीं देती है भाई, नो इंश्योरेंस बाय कंपनी, कोई बीमा नहीं देती है इस बारे में कंपनी। नो इंश्योरेंस बाय कंपनी। मिसयूज ऑफ एग्रीमेंट, मिसयूज ऑफ एग्रीमेंट, अनुबंध का गलत उपयोग बाय लार्ज कंपनीज, बाय लार्ज कंपनीज। कैसे करती हैं? जैसे मान लो लेस कंपनी आई, लेस कंपनी आई। अब लेस कंपनी ने अपना वकील भेजा और उसने बोला देखो तुमसे हमने बोला था कि तुम हमको G4 आलू उगा के दो, तुमने जो आलू दिया है वो G3 आलू है, हम ये आलू नहीं खरीदेंगे, तुमको कोई पैसा नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन लेस कंपनी को मार्केट से सस्ते दामों में आलू मिल रहा था, तो उसने सोचा इस किसान को ज़्यादा अकल अकल तो है नहीं, इस एग्रीमेंट को हम कैंसिल कर देते हैं। और इसका मिसयूज करके लेस वाला चांदी चांदी करके आगे निकल गया और किसान दुखी होकर बैठा रहा कि मैंने इतना खेती में काम किया और मुझे मेरी फसल ही नहीं बिकी। एक बड़ा चैलेंज है मिसयूज ऑफ एग्रीमेंट बाय लार्ज कंपनीज। दूसरा, लो नेगोशिएशन, मोल भाव की कमी होना। क्यों मोल भाव क्यों कम कर रहा है किसान? लो नेगोशिएशन एज मोस्ट फार्मर्स, क्योंकि ज्यादातर किसान अंग्रेजी में लिखे गए वो पढ़ पाएंगे क्या एग्रीमेंट? एज मोस्ट फार्मर्स आर इलिटरेट, क्योंकि अधिकतर किसान असाक्षर, असाक्षर हैं, इलिटरेट हैं। लैक ऑफ टेनेंसी राइट्स, किराएदारी कानूनों की कमी। ये हम पढ़ के आए थे कि किराएदार को कभी भी निकाल दिया जाता है। अब आपने एग्रीमेंट ले लिया और आपकी ज़मीन ही चली गई, तो फिर क्या अचार डालोगे एग्रीमेंट का? फिर तो ऊपर से पैसा देना पड़ जाएगा आपको। लैक ऑफ टेनेंसी राइट्स, किराएदारी कानूनों की कमी। लास्ट पॉइंट, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क।
मजबूत कानूनी अनुबंध की कमी, स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क नहीं है कोई कि ऐसे ही करना है, इस तरीके से ही करना है, ऐसा कोई बड़ा अनुबंध नहीं है। ये कुछ चैलेंजेस हैं किसके, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के। क्या कुछ सजेशन हो सकता है इसका? स्क्रीन ही खत्म हो गई। दो सजेशन है बस इसके, दो। देखो जल्दी से, क्या सजेशन हो सकता है इस केस में? आपने कहा 5 एकड़ से कम जमीन वालों को फायदा नहीं है जमीन में, इस वाली खेती में, क्यों ना हम कोऑपरेटिव फार्मिंग के साथ कर लें इसको। याद आ रहा है कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होती है? छोटे छोटे खेतों वाले किसान एक साथ आके जमीन को बड़ा कर लेते हैं और फिर खेती करते हैं। कोऑपरेटिव प्लस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लें। एग्जाम्पल, थाईलैंड प्रमोटेड दिस, थाईलैंड ने इस चीज को प्रमोट किया है। सहकारी कृषि और अनुबंध कृषि एक साथ करे, थाईलैंड ने इसका प्रचार किया है और सक्सेसफुल भी हुआ है। कलेक्टिव ग्रुप्स टू बी ट्रीटेड एज, संगठित समूह को टू बी ट्रीटेड एज लीगल एंटिटी, वैधानिक इकाई माना जाए, लीगल एंटिटी, सो दैट, ताकि राइट्स एंड लाइबिलिटीज आर देयर, ताकि अधिकार एवं जिम्मेदारियां हों। इस पॉइंट को समझते हैं। जैसे मान लो 5-10 किसानों ने मिलके एक ग्रुप बनाया, तो इस ग्रुप को आप एक एंटिटी मानो, एक लीगल इकाई मानो। लीगल इकाई मतलब एक लीगल क्वांटिटी मानो जिसके पास कुछ अधिकार भी होंगे, मतलब राइट्स होंगे अपनी बात रखने के, अपना कंपनसेशन लेने के, जो फंडामेंटल राइट्स एक इंसान को मिलते हैं वो अधिकार इस एक लीगल एंटिटी के पास भी होंगे। और इसके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी होंगी, वही जिम्मेदारियां जो एक सिंगल पर्सन के ऊपर होती हैं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं किसी ग्रुप को लीगल एंटिटी मानो, वैधानिक इकाई मानो, ताकि उसके पास अधिकार और जिम्मेदारियां दोनों आ जाएं। और एक लास्ट पॉइंट, यूज अपाची फॉर्मूला। ये अपाची फॉर्मूला असल में एक ऐसा फॉर्मूला है जो तमिलनाडु में यूज होता है। यूज अपाची फॉर्मूला एज यूज्ड इन तमिलनाडु, जो तमिलनाडु में प्रयोग होता है। अपाची फॉर्मूला है जो तमिलनाडु में यूज होता है, एज यूज्ड इन तमिलनाडु। इस फॉर्मूले में क्या होता है? हेयर प्राइजेस आर नेगोशिएटेड, यहाँ दामों का मोल भाव, प्राइजेस आर नेगोशिएटेड, दामों का मोल भाव आफ्टर प्रोड्यूस किया जाता है, आफ्टर प्रोड्यूस किया जाता है, खेती के बाद किया जाता है, उत्पादन के बाद दामों का मोल भाव किया जाता है। एंड फार्मर्स हैव फर्स्ट राइट, एवं किसानों के पास पहला अधिकार होता है। फार्मर्स हैव फर्स्ट राइट, पहला अधिकार होता है किसानों के पास। और इसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खत्म होती है। मोल भाव बाद में करेंगे, पहले खेती करो और फिर मोल भाव में भी पहला अधिकार किसके पास होगा? किसानों के पास। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमने देखा, क्या ज़रूरत है, क्या डेफिनेशन है, पॉजिटिव्स क्या हैं उसके, नेगेटिव्स क्या हैं उसके, और कुछ सजेशंस। इससे बाहर नहीं जाएगा यूपीएससी, करंट अफेयर्स आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।